हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज हम जो है फंडामेंटल राइट्स को कवर करने वाले हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एचपी ट्रिपल एचपी के एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से देखने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ, जब आपका जो पेपर आता है, जब उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन जो है 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन जो है हमेशा फंडामेंटल राइट से होता है। अगर आपको 15-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको फंडामेंटल राइट से आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी आते हैं रिपीटेडली वो मैं कवर करवा दूँ, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले क्वेश्चन याद रखना कि हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है। पहली बात तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है आपके कौन से पार्ट में आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा आता है। तो पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कौन से आर्टिकल तक जो है ये जो है रहता है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। बीच में मैंने आपको सिटीजनशिप नहीं करवाया क्योंकि सिटीजनशिप से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा था, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये मैं टॉपिक कवर करवा दूंगा, पहले जो इंपॉर्टेंट है, जो आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, वो मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो 1 से लेके 4 आर्टिकल हमने देखे थे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड थे। बाकी आगे 5 से लेके 11 तक जो है ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है, राइट। और 12 से 35 आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा है कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैग्ना कार्टा जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किसे कहा गया है? फंडामेंटल राइट्स को। ओके, सो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें दोस्तों, ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, मतलब ये आपको मिल गए हैं तो ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं हमेशा, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। इस ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती हैं, जैसे मान लो हमारी देश की स्वप्रभुता और अखंडता पे कोई इंटरेस्ट, उनके जो है उस पर कोई इफेक्ट आ रहा है, तो हम जो है इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए जो है हम इसको कर सकते हैं। मान लो जैसे कि इमरजेंसी लग जाती है, स्टेट इमरजेंसी लग जाती है या नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो उसमें जो है फंडामेंटल राइट आपके छीने जा सकते हैं। लेकिन 2 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो किसी भी हालत में आपसे कहीं नहीं छीने जा सकते। वो कौन से होते हैं? आर्टिकल 20 और 21 जो ऐसे राइट हैं दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, ठीक है, आपसे वो जो है नहीं छीने जा सकते। ये 2 आर्टिकल है, राइट टू लाइफ वाला और राइट टू जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस, ठीक है। ये 2 आर्टिकल ऐसे होते हैं, लेकिन बाकियों पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, राइट। तो अभी हम 1 बाय 1 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 12 में है क्या? आर्टिकल 12 में दोस्तों, इसमें क्या किया है, डेफिनेशन बताई गई है कि स्टेट की। आप हर जगह देखोगे कि लिखा होगा कि स्टेट कैन डू दिस, स्टेट कैन डू दैट, मतलब यहाँ पे बताया गया है डेफिनेशन इसकी स्टेट की, कि स्टेट है क्या एक्चुअल में। तो स्टेट क्या हो सकती है? यहाँ पे इन्होंने बताया है कि स्टेट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आपके जो पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल अथॉरिटीज हो जाती हैं जो, ठीक है, वो स्टेट के अंदर आती है। और जो आपके सॉरी जो अथॉरिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, वो बाकी यहाँ पे आ जाती हैं। साथ ही साथ जो जजेस हैं, ठीक है, जजेस हो गए आपके, जुडिशियल जो ऑफिशियल्स हैं बाकी, राइट, साथ में जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, ये सारे जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। यानी कि जो भी जिस पे कंट्रोल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो
ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, ट्रस्ट है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये सारे जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो ये आर्टिकल 12 है कुछ नहीं, इसमें स्टेट की डेफिनेशन बताएगी है कि हमारा स्टेट बोलने का मतलब यहाँ पे है क्या, क्योंकि स्टेट वर्ड आपको काफी जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 13 में लिखा गया है डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ की डेफिनेशन बताई गई है कि लॉ क्या है, कि वो आर्टिकल 13 के अंदर है। साथ ही साथ आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 13 के अंदर आपका जुडिशियल रिव्यू आता है। राइट, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि मान लो कब कल को कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन गया, ठीक है, तो देखो लॉ कैसे बनता है? राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट के जो सेंट मिल गया तो वो क्या है, एक्ट क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। मान लो कल को ये लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी जो है अवहेलना कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसको चेक करेगा कि ये लॉ जो आया है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है, तो ये चेक करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये रिव्यू करते हैं कि ये लॉ जो है सही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं। अगर नहीं सही है तो फिर नल एंड वॉइड करा दिया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने आर्टिकल 313 से लिया है। आप आपके लिए होमवर्क ये है कि हमने जुडिशियल रिव्यू जो है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको कि किस मतलब सोर्स, किस सोर्स से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, याद करिएगा, रिवीजन जरूर करते रहें। राइट, तो ये आर्टिकल 13 हो गया। अब हम आर्टिकल 14 से लेके 35 तक चलेंगे वन बाय वन। इससे पहले दोस्तों याद रखो कि टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं अभी हमारे पास? टोटल फंडामेंटल राइट्स है हमारे 6 ग्रुप में डिवाइड, ठीक है, 6 ग्रुप में डिवाइड है। पहले 7 थे, याद होगा। राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको निकाल दिया गया। ठीक है, पहले थे स्टार्टिंग में 7, राइट, लेकिन फिर राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से निकाल दिया गया। किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये कब आया था? 1978 के अंदर, ठीक है, 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। बाद में फंडामेंटल राइट से निकाल दिया, ठीक है, फंडामेंटल राइट से निकाल दिया, इसको बना दिया लीगल राइट आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग। अब आता है ये आर्टिकल 300A के अंदर। ओके, तो इसलिए अब हमारे पास 6 जो है फंडामेंटल राइट है। ये 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी के बारे में ये बात करता है। इसको, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। देन आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहां पे आ गया। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल। इसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम की बात करें 19 से लेके 21 आर्टिकल तक आता है, सॉरी 22 आर्टिकल तक आता है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24 इसमें आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है 25 से लेके 28 तक। देन एजुकेशनल राइट जो है 29 आर्टिकल 30 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है आर्टिकल 32 के अंदर आता है।
आर्टिकल 31 हमने देखा था, देखो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना, पहले आर्टिकल 31 था ही, इसको रिमूव कर दिया गया, फिर बाद में 300A के अकॉर्डिंग इसको लीगल राइट मान लिया गया था। ओके, तो मेन 32 तक हम कवर करेंगे, फिर बाद में रिट्स पढ़ेंगे। 34, 35, 33 इंपॉर्टेंट है नहीं, राइट, जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको। तो वन बाय वन राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे कि राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो राइट टू इक्वालिटी हमारा आर्टिकल 14 से लेके 18 तक कवर होता है। पहली बात तो ये, राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 से स्टार्ट करें। ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। याद रखना आपको, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों में फर्क क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देखो पढ़ने को बहुत है, आर्टिकल 14 भी बहुत ही बड़ा जो है आर्टिकल है। अगर आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़े या फिर एचएस अलाइड की, अलाइड भी नहीं, अलाइड में इतना भी नहीं डी पाता, लेकिन हम उतना ही करेंगे दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्लरिकल एग्जाम, ठीक है ना। लेकिन ओवरव्यू जरूर दूंगा आपको। इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये आपका एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है ये पता होना चाहिए। ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है, हमने ब्रिटेन से लिया है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब क्या है? नो मैन इज अबव द लॉ, ठीक है। कोई भी, चाहे मैं कोई डीसी हूँ किसी एरिया का, चाहे आप करोड़पति हैं, चाहे आप अंबानी हैं, आप कितना भी छोटा पर्सन हो या फिर कितना भी बड़ा पर्सन हो, आपका सोशल स्टेटस जो है काफी हायर है अदर पर्सन से, तो आपके लिए भी सेम ही लॉ है और मेरे लिए भी सेम ही लॉ होगा। तो ये बात बोलता है बिफोर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यहाँ पे सब बराबर है। क्या? नो मैन इज अबव लॉ। क्या बोलता है? नो मैन इज अबव लॉ, सभी बराबर हैं, चाहे उसका सोशल स्टेटस बड़ा है छोटा है, राइट, सभी जुरिडिक्शन में आएंगे कोर्ट की। ओके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिलती है, हर एक चीज में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलती है, ठीक है। सो देखो एक्सेप्शन कैसे देखने को मिलती है, आप देखेंगे प्रेसिडेंट को एक्सेप्शन है, गवर्नर को एक्सेप्शन है। आप देखेंगे जब तक ये ऑफिस में रहेंगे इनके ऊपर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, हर एक चीज के साथ आपको एक्सेप्शन देखने को मिलती है, कोई भी एब्सोल्यूट चीज नहीं है फंडामेंटल राइट के अंदर, समझे। दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ध्यान रखना, कई बार क्या होता है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से लिया है, तो याद रखो ब्रिटेन से लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात जब आएगी तब आपका आंसर होगा हमने ये यूएसए से लिया है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के केस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। कोई लेस प्रिविलेज सोसाइटी से है, उसके साथ जो है वहां पे उसको जो है ज्यादा तवज्जो दिया जा सकता है कोर्ट वगैरह के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉ के केस में यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस नहीं। तो राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल 14 ही बोलता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। प्रोहिबिशन नहीं होगा, मतलब सॉरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये बोलता है आर्टिकल 15, ठीक है। कौन से ग्राउंड पे? सर्टेन ग्राउंड का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सिटीजन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी रेस के ऊपर, मतलब उसकी क्या जो है रेस है, उसकी क्या कास्ट है,
उसका क्या रिलीजन है ये कोई मतलब नहीं रखता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसका सेक्स क्या है, फीमेल है, मेल है, या जो ट्रांसजेंडर है, कुछ भी है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इनके बेस पे आपके साथ कोई भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल 15 के अंदर दिया गया है। देखो ये फंडामेंटल राइट्स कैसे बनाए गए हैं दोस्तों, अ, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो भी लीडर्स हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो भी देखा है पास्ट में, उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, ठीक है। इन्होंने जो यातनाएं सही या इनके जो लूप होल्स लगे इनकी पॉलिसी में, अंग्रेज़ों की पॉलिसी में, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अब ये देखो ये कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेशन का कहाँ से आता है। अब देखोगे आपकी अंग्रेज लोग क्या थे, वाइट मैन को जो है, वाइट पीपल को जो है हायर पोस्ट देते थे, और जो ब्लैक पीपल थे यानी कि जो इंडियन लोग थे, ब्राउन जो रेस थी जिनकी, तो उनको जो है अलग जॉब दी जाती थी, छोटे लेवल की जॉब दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, चाहे रंग आपका काला है, गोरा है, कुछ भी है, आप वुमेन हो, मैन हो, सभी के लिए जो है, आप आईएएस देखेंगे तो लेडीज भी तो आईएएस ऑफिसर बनती हैं, ठीक है। तो कोई एससी बैकग्राउंड से है, एसटी बैकग्राउंड से है, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आर्टिकल 15 ये बात बोलता है, ठीक है ना। तो इसमें भी अलग अलग क्लोज है, क्लोज हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब आर्टिकल 15 जो है ना, ये आपका सिर्फ सिटीजन के लिए, ओनली फॉर द सिटीजन। बाहर वाले बंदे को हम थोड़ी ना यहाँ पे वो करेंगे, ठीक है, एंटरटेन ज़्यादा। वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन ये खास आर्टिकल जो है ओनली फॉर सिटीजन। आर्टिकल 14 जो था ना, वो आपका एलियन को भी था और सिटीजन को भी था, ओके, ठीक है। सो लेकिन इसके अलावा देखिए अलग अलग क्लोज में अलग अलग बातें हैं कि हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं वुमेन या फिर चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग आया था। तो हम जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो, राइट। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बैकवर्ड क्लासेस का भी कंसेप्ट निकल के आया कि जो सोशली जो है एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, उनको रिजर्वेशन देने का कंसेप्ट आया। रिजर्वेशन वैसे हम अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है आपका 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये इम्पोर्टेंट था। कब आया था, 2019 के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि 10% रिजर्वेशन हमने 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को रख दी, जनरल ईडब्ल्यू जिसे आप बोलते हो, राइट। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में या फिर कहीं पे भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको जो है एडमिशन लेना है, तो आपको जो है यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 15 आर्टिकल है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, 15 आपको समझ आ गया, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे, ठीक है ना, इसको प्रोहिबिट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस ग्राउंड पे, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक की एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो सरकारी नौकरी है, उसमें जो है सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे भी आप एक्सेप्शन देखते हैं, रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है, फॉर द सोशली बैकवर्ड क्लासेस, राइट। और यहाँ पे भी जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, रिलीजन। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये बोलते। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है आर्टिकल 16 में, याद रखना। और आर्टिकल 15 में क्या है, नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। तो रिलीजन के बेस पे, रेस के, सेक्स पे, कास्ट के बेस पे, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, सेम ही चीज़ है। इसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, या फिर आपका जो रेसिडेंस कहाँ पे है या ऐसा वैसा कुछ, उसके बेस पे हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वली एंटरटेन करेंगे, राइट। तो आपको सरकार ये बोल के नहीं जॉब से अप्लाई करने से हटा सकती कि आपका रिलीजन ये है, रेस ये है, सेक्स ये है, कास्ट ये है, प्लेस ऑफ बर्थ ये है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बस क्वालिफिकेशन बेस पे आपको वहां से अलग कर सकती है। ऐसे रखा होता है ना कि अभी जीओआईटी की क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2, लेकिन अब तो बीटेक या फिर एमसीए, बीसीए कोई भी भर सकता है।
लेकिन मिनिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 12th होनी ही चाहिए। अगर किसी के पास 10वीं है, वो बोले यार मेरे को भी फॉर्म भरना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये इसके अकॉर्डिंग जो है आप किसी को वंचित रख सकते हैं जॉब देने से, क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई करना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई अदर ग्राउंड नहीं हो सकता नॉन एलिजिबिलिटी का, सिर्फ क्वालिफिकेशन हो सकता है कि आप एलिजिबल नहीं है, बाकी इसके बेस पे आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ेगा, राइट। एंड आप देखेंगे रिजर्वेशन से रिलेटेड एक केस है जो कि आपको याद रखना है, मंडल कमीशन। ये हायर एग्जाम में आपको काम आएगा। मंडल कमीशन केस था एक रिजर्वेशन से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग जो है कुछ पॉइंट दिए गए, ठीक है ना। इसमें बोला गया कि रिजर्वेशन दी जाएगी बैकवर्ड क्लासेस को ऑन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। और जो बैकवर्डनेस जो डिसाइड की गई है वो सोशली डिसाइड की गई है, सोशली जो है वो बैकवर्ड होना चाहिए। और जो रिजर्वेशन दी जाएगी दैट शुड नॉट एक्सीड 50%, इससे ज़्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट निकल के आया यहाँ पे कि यार कुछ लोगों की इनकम काफ़ी ज़्यादा है और वो ओबीसी में आते हैं, अदर बैकग्राउंड या फिर एससी एसटी में आते हैं, लेकिन उनकी फैमिली इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो उनको जो है ज़्यादा बेनिफिट ना मिल जाए उसके लिए जो है यहाँ पे इन्होंने इनकम का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया, ठीक है। और पोस्ट क्राइटेरिया इनकम का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया कि इतनी इनकम वाले से नीचे वाली इनकम वाले इनको ही जो है यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, राइट। तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 के अंदर आता है, याद रखो। नेक्स्ट जो आता है आर्टिकल 17, ये किससे बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत पुराने समय में होता था, ठीक है, आजकल नहीं होता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर आता है, याद रखो, राइट। और अगर कोई अनटचेबिलिटी परफॉर्म करता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसी सज़ा नहीं दी गई है, मतलब मेंशन नहीं की गई है पनिशमेंट कि कोई इसको प्रैक्टिस करे तो उसको ये सज़ा मिलेगी, राइट। सो ये याद रखना है कि 17 आर्टिकल में क्या आता है अनटचेबिलिटी के बारे में। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल वगैरह नहीं दिए जाएंगे दोस्तों। देखो अंग्रेजों के समय में नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी खुश होके, ठीक है, उनके नाम के आगे सर लग जाता था आगे। कोई राय बहादुर का टाइटल ले रहा है अंग्रेजों से, ठीक है ना, इस तरह के टाइटल जो हैं अब वैलिड नहीं है, ओके। लेकिन नेशनल अवार्ड के केस में ये एक्सेप्शन है। नेशनल अवार्ड जो मिलते हैं उसमें आप देखते हो भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, ठीक है ना, पद्मश्री मिल गया। तो ये जो है ना ये टाइटल नहीं माने जाएंगे, ये जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है या एक्सेट्रा नेशनल अवार्ड जो भी होते हैं वो हम टाइटल में नहीं इंक्लूड करेंगे। बाकी जो आपका नाम के आगे सर आप लगाओगे या ऐसा वैसा लगाओगे वो अलाउड नहीं है, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि मिलती है वो अलाउड नहीं है, समझे। सो नो इंडियन कैन एक्सेप्ट इट। अगर किसी को नाइटहुड की उपाधि दी जाती है तो सर सुर नहीं लगेगा उसके नाम के आगे, ठीक है ना। सो ये आर्टिकल 18 क्या आता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 14 से लेके 18 हो गए राइट टू इक्वालिटी के अंदर। अब बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आते हैं, ठीक है। सबसे पहले 19 को पढ़ेंगे। 19 के अंदर भी 6 क्लोज हैं, राइट। आर्टिकल जो 19 है ना राइट टू फ्रीडम का, उसके अंदर 6 क्लोज हैं। पहला क्लोज क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है। हम कहीं भी, हमें फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही राइट फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, ठीक है। याद रखना फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके अंदर आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। दूसरा क्लॉज इसका, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। आप कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं लेकिन पीसफुली, विदाउट एनी आर्म्स। आपके पास जो है आर्म्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, गोला बारूद लेके नहीं खड़े होना है। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। थर्ड क्लॉज क्या बोलता है इसका,
टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। टू फॉर्म एसोसिएशंस, आप एसोसिएशंस या यूनियंस बना सकते हो। आप देखोगे कई यूनियंस बनी हुई हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आज़ादी है, गलत काम के लिए नहीं बनानी चाहिए, नहीं बनेगी भी नहीं, क्योंकि ये भी यहाँ पे एक्सेप्शन है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब बोलोगे यार मुझे तो मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया में घुसने नहीं दिया जाता, तो भाई वो एक्सेप्शन है वहाँ पे। मिलिट्री के एरिया में आप नहीं घुस सकते, लेकिन नॉर्मली तो आप जा सकते हो ना। कल को मैं चाहूँ कहीं शिफ्ट होना चाहता हूँ, महाराष्ट्र जाना चाहता हूँ या पुणे जाना चाहता हूँ या कहीं और जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं आराम से शिफ्ट हो सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन, और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। अगर मैं वहाँ पे ज़मीन ले लूँ या कुछ ऐसा वैसा कर लूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मिलिट्री वगैरह के एरिया में आप घुस नहीं सकते, वहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है ना, वो एरिया संवेदनशील है, वो वहाँ पे आप इस तरह से घुस नहीं सकते। तो वो एक्सेप्शन, हर एक चीज़ के साथ एक्सेप्शन आती है, वो आप खुद ही अंडरस्टूड कर सकते हैं। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये है वो। टू रिसाइड या फिर सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन क्या है, देखो आप ऐसा कल को ऐसा करें कि भाई आपका जो जंगल है आसपास, वहाँ पे पेड़ पूड़ काटो और वहाँ पे मकान बनाना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा भाई, वो तो गवर्नमेंट की ज़मीन है, और वहाँ पे आप ऐसा उसका जो है हनन नहीं कर सकते इस लोगों को। ठीक है, साथ ही साथ आप ट्राइबल एरियाज को हटा के वहाँ पे अपना मकान वगैरह नहीं बना सकते। ट्राइबल जो लोगों के लिए है उनके लिए अलग जो है वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ट्राइबल एरियाज में आप नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। ओके, सो ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाती हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन हो आपकी, या ट्रेड करना है आपने, ऑक्यूपेशन की स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, सो आप कुछ भी ये चीज़ें करते हो। तो आर्टिकल 19 के अंदर 6 क्लॉज आते हैं, याद रखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, सो इसको एक बार रीड आउट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज़ है, हमने बात करी थी कि राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट है, इसके अलावा जो आपका राइट टू वोट है ना, राइट टू वोट, राइट टू वोट, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है वो। ठीक है, वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया है वोट डालने का, तो ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब हम आर्टिकल 20 पे चलते हैं। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, देखो आप किसी जुर्म के चक्कर में पकड़े जाते हो, कन्विक्ट किए जाते हो, तो जिस टाइम आपने क्राइम कर रखा है और उस टाइम जो लॉ बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही आपको सजा मिलेगी, उससे ज़्यादा सजा आपको नहीं मिलेगी। मान लो आप चोरी चकारी करते हो और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है अगर आप चोरी करते हो तो आपको 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है, सुनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है। तो आपको अपनी मर्जी से वो पुलिस वाले या कुछ भी 2 साल की सज़ा नहीं सुना सकते। अकॉर्डिंग टू क्राइम जो सज़ा जो निहित है, जब आपने क्राइम, जिस टाइम पे आपने क्राइम किया है उस टाइम पे जो सज़ा बताई गई है उतनी ही सज़ा आपको दी जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है डबल जियोपार्डी का, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मीन्स कोई आपने क्राइम कर दिया है,
उसकी सजा आपको 2 बार नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उस सेम ऑफेंस की आपकी सजा, आपने किसी का मर्डर कर दिया या कुछ कर दिया, मर्डर कर दिया, तो खैर आपको तो एक ही बार काफ़ी है, आपको फांसी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लो आपको 5 साल की सजा सुनाई गई है किसी जुर्म के चक्कर में, तो अगर आपने वो 5 साल काट लिए हैं तो आप वहां से बाहर आ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि फिर से अंदर 5 साल के लिए और डाल दिया जाएगा। तो 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी किसी एक ऑफेंस के लिए, ठीक है। सो क्या लिख सकते हो, समझ आ गया पॉइंट, लिखने की जरूरत नहीं है, समझो बस चीज़ को। बाकी इतना डीप पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको, आगे एग्जाम में काम आएगी चीज़ें, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो किसी भी पर्सन जो भी एक्यूज्ड है, जिसने कोई क्राइम कर रखा है, उसको जो है कंपेल नहीं किया जा सकता कि तुम अपने खिलाफ विटनेस हो जाओ, ठीक है ना, कि अपना तुम जुर्म कबूल कर लो। हम फिल्मों में देखते हैं ना कि जुर्म कबूल करता है वो, कोई पुलिस है उस पर जोर जबरदस्ती जो है वो डालती है, प्रेशर डालती है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो है आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता, आपको कंपेल नहीं किया जा सकता अपने खिलाफ ही विटनेस होने को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आर्टिकल 20 के अंदर आती हैं। अब चलते हैं दोस्तों आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, राइट। और आर्टिकल 21 ये दोनों किसी भी केस में रेस्ट्रिक्ट नहीं किए जा सकते, चाहे नेशनल इमरजेंसी लग जाए, आपसे कोई ये 2 आर्टिकल नहीं छीन सकता, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करें तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो इमरजेंसी के दौरान भी आपसे कोई भी ये चीजें आपसे नहीं छीन सकता। आर्टिकल 21A, ठीक है। देखो ए का मतलब है ये आर्टिकल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है बाद में, ठीक है, पहले नहीं था ये कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में इंक्लूड किया गया है, समझे। आर्टिकल 21A किससे डील करता है? राइट टू एजुकेशन से, राइट टू एजुकेशन। ये पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। कौन? स्टेट मीन्स पब्लिक अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज विच आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स आ गए इसके अंदर, लोकल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस which are governed by the public administration। so state की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि जो है यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना। कितनी से कितनी उम्र? 6 से 14 साल के बच्चे को जो है आपको कंपल्सरी फ्री एजुकेशन देना है। यहाँ पे कंपल्सरी वर्ड है, देनी ही देनी है। स्टेट जो आपकी स्टेट है जिसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन सब कुछ आया था, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है आपके, ठीक है। अब आप देखते हो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कुछ जो गरीब लोग होते हैं, या फिर आप देखते हैं जो बिहार से आए होते हैं, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को भीख मंगवाने के लिए जो है छोड़ देते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तो वो खुद ही अपने बच्चों को आगे नहीं भेजते। उनके लिए फ्री एजुकेशन है गाइस। 6 से 14 साल की उम्र तक जो है वो आपके अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। लेकिन वो लोग करते नहीं हैं, खुद ही नहीं करते वो, समझे। उनको वर्दियाँ फ्री है, उनको एजुकेशन फ्री है, उनको खाना फ्री है, मिड डे मील से एक टाइम का तो मिलता ही है एटलीस्ट। अब तो फ्रूट्स वगैरह भी इंक्लूड किए गए हैं। खैर वो फ्रूट्स जो है हमारे टीचर ही खाएंगे मेरे को तो लगता है, बट फिर भी देखो ये चीज़ें कंपलसरी की गई हैं अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन, और ये एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है, ठीक है ना। और ये फंडामेंटल राइट बनाया गया किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब आया था? 2002 के अंदर। उसके अकॉर्डिंग इसको राइट टू एजुकेशन को एक हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया।
इसी के साथ साथ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट तो बनाया ही गया, साथ ही साथ इसको फंडामेंटल ड्यूटी भी बना दिया गया कि ये जो पेरेंट्स है इनकी ड्यूटी बनती है कि ये अपने बच्चे को जो है 6 से 14 साल की उम्र तक जो है स्कूल में डालें। एक ड्यूटी है, समझे? ड्यूटी और एक राइट में, फंडामेंटल राइट में बहुत फर्क है। ड्यूटी है, आप करो या ना करो ये आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, स्टेट को तो करना ही पड़ेगा। अगर अपना पेरेंट्स अपना बच्चा लेके चला जाए गवर्नमेंट स्कूल में और वहाँ पे बोले हम नहीं इसको लेंगे यहाँ पे, और वो 6 से 14 साल की उम्र के बीच में है, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। फंडामेंटल ड्यूटी भी है और एक फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हैं, याद रखो इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 22 पे चलेंगे अब हम। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये बोलता है आर्टिकल 22, ठीक है? तो कल को मैं पकड़ा जाऊं, ठीक है, किसी भी अपराध के केस में, तो मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं वो यहाँ पे आर्टिकल 22 के अंदर है। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि मैं किस बेस पे पकड़ा गया हूँ, सबसे पहली बात। और मैं पकड़ा गया हूँ तो मैं अपने लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सकता हूँ, ठीक है? एक प्रैक्टिशनर हायर कर सकता हूँ अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ये मेरे पास राइट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अपने लिए वकील नहीं कर सकता। आप देखते होंगे डे टू डे लाइफ में वकील करते हैं लोग, किसी भी केस में अगर फंस जाते हैं। साथ ही साथ देखिए 24 घंटे के अंदर जो पकड़ा गया है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नियर बाय जो उसका मैजिस्ट्रेट ऑफिस है वहां पे लाना पड़ता है, उनके सामने रखना पड़ता है, ठीक है? राइट, मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ता है जिसको भी पकड़ा गया है पुलिस को। तो पुलिस की जिम्मेवारी है 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके आओ जिसको आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल 22 के अंदर है। आपके पास क्या प्रोटेक्शन के जो है आपके पास फ्रीडम है, तो आपको इन्फॉर्म होना चाहिए आप किसके बेस पे आपको पकड़ा गया है। साथ ही साथ आप प्रैक्टिशनर हायर कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास आपको लेके जाना होता है। पुलिस खुद से आपको ऐसे नहीं कर सकती, डिटेंशन में नहीं ले सकती, ठीक है? तो मैजिस्ट्रेट जो डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे चीज़ें होंगी, ठीक है ना? तो पुलिस ऐसे अपने दम पे नहीं कुछ भी करेगी, आपको पकड़ के ले गई सीधा ही पुलिस स्टेशन में ले गई, जो आप नॉर्मली मूवीज में देखते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैजिस्ट्रेट के पास आपको 24 घंटे में लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि आगे आपके साथ क्या करना है। वो भेजेंगे आपको, ये बोलेंगे कि आपको 2-3 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिकल हैं। बाकी जो लॉ वगैरह की है हमको ज़्यादा मालूम है, लेकिन हमने पीएचडी नहीं करनी इस सब्जेक्ट में, हमने उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे अब चलेंगे हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के आर्टिकल जो आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 इसके अंदर आता है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और कई बार ऊपर नीचे आप गलत आंसर कर देते हो। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो किसके बारे में बात करता है? ट्रैफिकिंग के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, प्रोहिबिशन खुद लगा लेना, प्रोहिबिशन ही है हर एक चीज में। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करना, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 23। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग आप समझते ही हो, देह व्यापार होता है मैन वुमेन का, ठीक है? अनलॉफुल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना? तो उनकी ट्रैफिकिंग करना, साथ ही साथ फोर्स लेबर, ठीक है? फोर्स लेबर समझते हो ना? अगर मेरा मन नहीं है किसी काम करने के लिए, लेकिन मेरा जो बॉस है वो मुझे जबरदस्ती बोलता है कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, वो क्या हुआ? फोर्स लेबर हुई, ठीक है ना? उसकी विल के अगेंस्ट जाके उसको काम दिया जा रहा है, और वो रिम्यूनरेशन जो है, अगर वो जो मिनिमम वेजेस से भी कम दे रहा है, तो वो फोर्स लेबर के अंदर आता है, ठीक है?
और वो पैसा भी उतना नहीं दे रहा है जितना मिनिमम वेजेस उसको मिलने चाहिए, ठीक है, तो फोर्स लेबर उसे कहा जाता है। तो आर्टिकल 23 में आता है। आर्टिकल 24 में क्या आता है? आर्टिकल 24 में बच्चों से रिलेटेड है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। आप बच्चों को, अगर उसकी उम्र लेस देन 14 साल है, आप उसको एक हजार्डस फैक्ट्री में नहीं काम दे सकते, समझे? अगर आपको मिल जाए तो कंप्लेन कर दीजिए। 14 साल के नीचे उम्र का बच्चा किसी भी खतरनाक फैक्ट्री, जैसे माइंस होती हैं, ठीक है ना, कोल फैक्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे खतरा होता है, तो वहाँ पे खतरा क्या, कोई भी ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं उस पर काम करने नहीं भेजा जा सकता। तो ये एक फंडामेंटल राइट है, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे को यहाँ पे काम नहीं दिया जा सकता। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले आर्टिकल्स की। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के फ्रीडम से रिलेटेड जो भी राइट हैं वो इसके अंडर आएंगे। वो कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 क्या बोलेगा? आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स आप किसी भी रिलीजन को जो है फॉलो कर सकते हो, मतलब उसको वर्शिप कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कंसाइंस प्रैक्टिस, आप उसको प्रोपेगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्रीडम देता है आर्टिकल 25 आपका, ठीक है ना। पर राइट टू प्रोपेगेट का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाने लगो लोगों का जबरदस्ती, ठीक है। ये भी साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती जो है धर्म जो है अपना प्रोपेगेट किसी पे थोपें, राइट। चलिए आगे, आर्टिकल 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, राइट। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या है, आप इंस्टीट्यूशंस को जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कौन से? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है एस्टेब्लिश कर सकते हो, राइट। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आप जो है मेंटेन या फिर एस्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन जो है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए होना चाहिए, ठीक है ना, चैरिटेबल पर्पस या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए। वहाँ पे आपको पता चले कि वहाँ पे कुछ और ही शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 27 क्या बोलता है? आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है प्रोपगेट करने के लिए। फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो टैक्स वगैरह आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मंदिर बनाने के लिए जैसे चंदा इकट्ठा कर रहे थे अयोध्या के लिए, ठीक है ना, वैसे ही आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कोई भी पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते टू पे टैक्स फॉर द रिलीजियस पर्पस। अगर मेरे को कोई ज़बरदस्ती बोले कि मुझे ये कल को ये बनाना है तो मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, कोई मुझे टेम्पल बनाना है, रिलीजियस टेम्पल बनाना है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अपनी श्रद्धा से आप जितना चाहे दे सकते हैं, लेकिन आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता इस काम के लिए। तो ये यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन।
तो आप कहीं पे भी जो है किसी भी रिलीजियस जो है इंस्टीट्यूशन जो है उनको अटेंड कर सकते हो, ठीक है, उसको वर्शिप कर सकते हो। राइट, तो ये आर्टिकल 28 25 से लेकर 28 तक आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कल्चरल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चर से लेके और एजुकेशनल राइट से लेकर जो है ये मैटर आर्टिकल 29 30 के अंदर निहित है। राइट, आर्टिकल 29 क्या बोलता है? ये डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी से रिलेटेड जो है उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो आर्टिकल 29 से जो है बताई गई हैं, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात। आर्टिकल 30 में क्या है? आर्टिकल 30 में क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो वो एजुकेशनल और जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं, माइनॉरिटीज जो भी हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं सेपरेटली। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सी माइनॉरिटी की बात हो रही है यहाँ पे? ये दोनों आर्टिकल माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं, डील करते हैं। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात कर लेते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लास्ट फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 के अंदर आता है, याद रखना। बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या बोला था? याद रखो, बी आर अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी को बोला जाता है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने ये बात बोली। इसके साथ साथ इन्होंने बोला इट इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द फंडामेंटल ऑफ, इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये दो चीजें आप याद रखिए इससे रिलेटेड, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अभी आपके फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो यहाँ पे आर्टिकल 32 आपकी सहायता करेगा। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है आप रिट दायर कर सकते हो, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप रिट दायर कर सकते हो हाई कोर्ट में। ये हम आगे पढ़ेंगे। रिट का जो चैप्टर है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें 5 रिट आती हैं और एग्जाम में वो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो 5 की 5 रिट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। तो आज के लेक्चर के लिए इतने दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।